दोस्तों चाइनीज कंपनीज की हालत इस समय इंडिया में थोड़ी सी यहाँ पे खराब चल रही है। अगर हम लोग बात करें जितने भी चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, कहीं ना कहीं मेमोरी क्राइसिस से यहाँ पे जूझ रहे हैं, जिस वजह से सबकी कीमतें अब ज्यादा हो रही हैं और इसका इम्पैक्ट हर कंपनी के ऊपर अलग अलग पड़ रहा है। और इवन बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के कुछ इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पे इम्पैक्ट इन कंपनीज के ऊपर ये पड़ा कि जहाँ पे कंपनीज काफी ज्यादा ओनरशिप ओन करती थी, अब वो चीज अफेक्ट कर रही है। देखो सिंपल सी बात एक बता देना चाहता हूँ कि आज भी इंडिया में 70% से ज्यादा मार्केट चाइनीज कंपनीज की ओर डोमिनेट कर रखा है। और एक थोड़ी सी सैड रियलिटी भी है, जो कंपनी जो चाइना से निकल कर आती है वो इंडिया के मेजोरिटी स्मार्टफोन मार्केट को डोमिनेट करती हैं, जबकि इंडिया में ऐसी कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहां पे चाइनीज कंपनीज की इतनी बड़ी डोमिनेंट हो। अरे चाइनीज कंपनीज की इतनी बड़ी डोमिनेंट तो आपके यूएसए के अंदर नहीं है। यस, ऐसे कई सारी कंट्रीज है जहाँ पे चाइनीज इन्वॉल्व है, लेकिन वहाँ पे मेजोरिटी जो डोमिनेंट है कई बार आपको दूसरी कंट्रीज में देखने को मिलती है। और यही एक चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बना रही है। अब देखो चाइनीज कंपनीज के राइज होने का कारण यहाँ पर सिर्फ एक था कि यहाँ पे आपको काफी कम प्राइस के अंदर काफी अच्छे और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते थे, यानी कि एक जमाने में 10,000 15,000 रुपए में बहुत ही बढ़िया फोन्स मिलते थे। और इंडिया में कंज्यूमर का माइंडसेट भी ऐसा है, वो यार कभी भी कोई कंट्री नहीं देखता, ब्रांड नहीं देखता, उसको आज के समय में सिर्फ इतना पता है कि अगर उसे किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिलेगी तो यार वो वही फोन या वही प्रोडक्ट यहाँ पे जाकर लेगा। ये सबसे बड़ी चीज है। और आज के समय देखा जाए तो यही जो चीज होती है आज के समय कई सारी चाइनीज कंपनी यूज कर रही है। अगर हम लोग बात करें तो एक जमाने में मतलब अभी भी Xiaomi हो गई, Oppo हो गई, Vivo हो गई, Realme हो गई, ये काफी से तरीके से डोमिनेट करते हैं। और 10,000 से लेके 20,000 रुपए के सेगमेंट में आज भी देखा जाए तो मेजोरिटी इन्हीं के फोन्स बिका करते थे। लेकिन जब से प्राइस हाइक हुआ है, मेमोरी प्राइसेस हाइक हुए, तब इन्हीं सारी कंपनीज के जो फोन जो 10,000 रुपए मिलते थे उनकी कीमत आज के समय में लगभग 20,000 तक यहाँ पे पहुंच चुकी है। और कैसे बात ना करें इन कंपनीज के अल्ट्रा फोन्स की हालत थोड़ी सी खराब इसलिए भी क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शायद आने वाले सालों में शायद अल्ट्रा फोन्स यहाँ पर देखने को ही ना मिले, क्योंकि लिटरली 2027 में जो रैम प्रोड्यूस होने वाली है वो SK हाइनिक्स, माइक्रोन और सैमसंग ने ऑलरेडी यहाँ पे बेच चुके हैं, जिस वजह से 2027 में चीज तो चलने नहीं वाली और 2028 तक अब पता नहीं क्या होगा कहानी। लेकिन वही बात करें जितनी भी चाइनीज कंपनीज है ना, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी काम कर रही है, जिसकी सबसे पहले बात करते हैं वीवो की। रिसेंटली वीवो की न्यूज निकल कर आई थी जिसके अंदर वीवो आज के समय में यहाँ पे जॉइंट वेंचर कर रही है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ, जिसके अंदर डिक्सन यहाँ पे 51% लेगी और 49% आपका वीवो के पास होगा। इसके बारे में मैंने पास में वीडियो बनाया था और आपको एक्सप्लेन किया था कि हो क्या रहा है। बेसिकली इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे फोकस की जा रही है कैसे इंडियन कंपनीज को इन्वॉल्व किया जाए, ये जॉइंट वेंचर सेटअप किया जाए ताकि सारा का सारा जो कंट्रोल होता है किसी चाइनीज कंपनी के पास रह ना जाए, जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग वाले साइड में तो एटलीस्ट इंडिया यहाँ पे ग्रो कर सकता है। और ये एक सच्ची बात है कि इंडिया में आज के समय में स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, जिस वजह से हम इंडिया से ज्यादा मोबाइल फोन बाहर एक्सपोर्ट करें, इंक्लूडिंग आईफोन। यूएसए में आज के समय में आईफोन को यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, जो बहुत ही जबरदस्त चीज है। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी वीवो की थी। व्हाट अबाउट ओप्पो? ओप्पो की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे उसने एम्बर ग्रुप के साथ पार्टनरशिप कर रही है और उसके साथ कोलैबोरेशन करके ये लोग यहाँ पे OnePlus, Realme और ओप्पो के फोन्स को यहाँ पे बनाएंगे। वही बात करें जो भागवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, जो कि लिटरली माइक्रोमैक्स का मैन्युफैक्चरिंग आर्म है, उसने जॉइंट वेंचर हुआकिन जैसी कंपनी के साथ कर रखा है और उसने ओप्पो जैसी कंपनी की जो फैक्ट्री होती है वो पूरी लीज पे रखी है। यानी कि अब ओप्पो की फैक्ट्री के अंदर वो दूसरी कंपनीज और ओप्पो के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है। लिटरली यहाँ पे चीजें चल रही है। कहने का मतलब ये कि जहाँ पहले क्या होता था कि चाइनीज कंपनी आएगी, सारे इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगी, खुद की फैक्ट्रीज लाएगी, सारी चीजें करेगी और यहाँ पे क्या रहेगा, पूरा कंट्रोल चाइनीज करेगा। अब वो कंट्रोल यहाँ पे कम किया जा रहा है। लेकिन बात ये कि आज भी R&D वाली जो प्रोसेस रहती है वो सारी चाइनीज कंपनी की चाइना में रहती है और कोई भी चाइनीज कंपनी उस चीज को यहाँ पे गिव अप नहीं करना चाहती। हालांकि यहाँ पे एक बेनिफिट हो सकता है कि यहाँ पे अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे इसका राइज धीरे धीरे करके कोई ना कोई इंडियन कंपनी फ्यूचर में खड़ी हो सकती है। जो करेक्ट इंडियन कंपनीज आपकी जैसे लावा, वो यहाँ पे अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। लेकिन अब बात करते हैं ऐसी कंपनीज की जिसने इंडिया में कोई जॉइंट वेंचर ही नहीं किया। जिसके बात करें Xiaomi की। Xiaomi देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दूसरी कंपनीज की यूज करती है, जिसके अंदर आपकी फॉक्सकॉन आती है, यहाँ पे आपकी डिक्सन टेक्नोलॉजीज आती है, ऑप्टिमियस इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, जो बेसिकली इसकी असेंबलिंग वगैरह को हैंडल करते हैं। और Xiaomi आज भी देखा जाए तो टोटली चाइनीज ओन्ड है। हालांकि इंडिया में इनके चाइनीज एम्प्लॉइज काम नहीं करते, इंडिया में सिर्फ इसके इंडियन एम्प्लॉइज ही काम करते हैं। लेकिन फिर भी जो मेजोरिटी काम, जो मेजोरिटी चीजें जो डिजाइन की जाती है, प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो सारे के सारे चाइना से बनते हैं। और इस साल देखा जाए तो जब Xiaomi के 12 साल हो गए तो Xiaomi ने काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया। देखो सबसे पहले तो स्मार्टफोन स्पेस में उनकी हालत काफी ज्यादा टाइट है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो 28,000 रुपए का Redmi Note 17 यहाँ पे लॉन्च किया और लिटरली वो एक ऐसा फोन है जो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं बनाता। स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 है और यहाँ पे आपको सिंगल 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। लिटरली 28,000 रुपए में सिंगल कैमरा स्नैपड्रैगन 4 Gen 4। अब आप खुद बताइए क्या वैल्यू फॉर मनी फोन है? लेकिन देखा जाए तो मोबाइल फोन से तो धीरे धीरे लूज आउट कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में कमबैक करने की कोशिश करे Xiaomi अपनी मीहा लाइनअप के साथ, यानी कि मीहा यानी कि मी होम भी कहा जाता है इसे। ये होम और IoT वाले प्रोडक्ट को बनाता है चाइना के अंदर, जिसके अंदर आपके रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, ये सारी चीजें आती है। और बोला जा रहा है कि ये
प्रोडक्ट्स को अब इंडिया में लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, कुछ खास बात है, अभी भी कंफर्म नहीं कौन से और कितने प्रोडक्ट्स आएंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट लाइन आपको अप्लायंस कैटेगरी के अंदर कूदने की कोशिश करे, जिसके अंदर ऑलरेडी इंडिया में सैमसंग हो गई, LG हो गई, ऐसी कई सारी कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी अप्लायंस कैटेगरी के अंदर है, जहाँ पे ये लोग अप्लायंस वगैरह बनाते हैं और ऐसी कैटेगरी को क्रैक करने की कोशिश करिए। वेल, अगर हम लोग बात करें तो ये कैटेगरी ऐसा नहीं कि Xiaomi पहली बार क्रैक करने की कोशिश करे, इससे पहले भी मल्टीपल प्रोडक्ट Xiaomi ने निकाले, लेकिन उनको डिसकंटिन्यू कर दिया। Xiaomi ने एक जमाने में वाटर प्यूरिफायर्स भी निकाले थे, लेकिन एक जमाने में वाटर प्यूरिफायर इंडिया के निकाले थे, लेकिन उसके अंदर जो उसका फिल्टर सिस्टम होता है उसको रिप्लेस करने की बारी आती है तो वो यहाँ से क्विट कर गए, वो नहीं देखने को मिलता। ऐसी बात करें तो Xiaomi ने वैक्यूम क्लीनर भी निकाले थे जिसमें मॉप फंक्शनलिटी आती थी, ये भी यार लिमिटेड यहाँ पे रन करा। बेसिकली Xiaomi का एक जमाने में मेजर फोकस स्मार्टफोन्स था और अभी भी है, लेकिन कई सारी चीजें उन्होंने ट्राई करी और वो उनकी चली नहीं। इवन उनके जो लैपटॉप्स एक जमाने में काफी हाई बिल्डअप करी थी, उन्होंने लैपटॉप्स लेकर आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन क्या हुआ, आज Xiaomi के लैपटॉप्स आपको देखने को मिलते हैं। वेल, ऐसा नहीं है। देखो, सिंपल सी बात है कि ऐसा नहीं कि अप्लायंस कैटेगरी लाने से काम हो जाएगा। देखो, इंडिया एक काफी डिफरेंट कंट्री है और चाइना एक काफी डिफरेंट कंट्री है। अगर आप चाइना से एज इट इज प्रोडक्ट उठा के ले आओगे, हो सकता है इंडिया में वो चीजें काम करें नहीं। जैसे कि एयर कंडीशनिंग की अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है कि चाइना में जिस तरीके के एयर कंडीशनर चलते हैं वो इंडिया में वर्क ही ना करे, क्योंकि इंडिया में टेम्परेचर, ह्यूमिड क्लाइमेट, काफी सारी कंडीशंस अलग रहती हैं और यहाँ के हिसाब से आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। इसके साथ ही इंडिया में इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी और होपफुली शायद ऐसा हो सकता है कि ये लोग जेनरिक प्रोडक्ट्स को इंडिया के लिए बनाए जो ODM पावर्ड हो, यानी कि इन्होंने कोई खास R&D, कुछ खास टेक्नोलॉजी नहीं डाली और एक प्रोडक्ट को लेके रीब्रांड करके बेचना शुरू कर दिया। ये भी एक चीज हो सकती है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि किसी भी अप्लायंस कैटेगरी में अगर Xiaomi यहाँ पे कूद रहा है तो आज के समय सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसकी आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि अगर आप AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन कुछ भी ले रहे हो भाई, उसकी आफ्टर सेल सर्विस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और यही एक चीज है जिससे पिछले कुछ समय में Xiaomi जूझा था। अब देखने वाली बात है कि Xiaomi इसी चीज में आगे कंटिन्यू रख पाता है या फिर आगे चल के थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आती है, लेकिन ये कुछ कहानी Xiaomi के मीहा कंपनी के साथ चल रही है। देखने वाली बात होगी, अगर ये लोग सही प्रोडक्ट्स लाए, सही दाम पे ला और सर्विस वगैरह प्रोवाइड करे ना, तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा वर्टिकल हो सकता है। लेकिन फिर भी इंडिया के भी कुछ ब्रांड्स है जो यहाँ पे कूदे पड़े अप्लायंस कैटेगरी के अंदर, जैसे हैवेल्स हो गए जिसका लॉयड AC यहाँ पे पॉपुलर है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे चल रही है। तो डेफिनेटली ये काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी कि चाइनीज कंपनीज क्या वहाँ पे अपनी एंट्री बना पाती कि नहीं बना पाती, लेकिन वहां भी उनके ऊपर काम चल रहा है। और हाँ, इसी के साथ ही बात करूं मैं OnePlus की, तो OnePlus की अक्सर रिपोर्ट आती रहती बंद हो रहा है, लेकिन OnePlus ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि वो बंद नहीं हो रहा है। उन्होंने फर्स्ट हाफ के अंदर उन्हें अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है और OnePlus मल्टीपल सर्विस सेंटर्स को ओपन कर रहा है और यहाँ तक कि ऑनलाइन के अंदर उसे काफी अच्छा जम देखने को लगा। देखो, सिंपल सी बात है कि OnePlus ने क्या किया कि इस साल जो उसने सस्ते फोन्स निकालना शुरू करे वो करे, जिस कारण से OnePlus को ग्रोथ मिली। दूसरी बात, OnePlus ने ऑफलाइन से थोड़ा पुल किया और ऑनलाइन के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस किया है, जिस वजह से ऑनलाइन में वो ग्रोथ ले रहा है। और वही बात करें सर्विस सेंटर एक्सपेंशन की, तो ओप्पो के सर्विस सेंटर के साथ उसने पार्टनरशिप करी है ताकि ओप्पो उसकी आफ्टर सेल सर्विस देखेगा। लेकिन आने वाले समय में OnePlus के फोन के अंदर कलर OS ही देखने को मिलेगा, ओप्पो के सर्विस सेंटर पर ही रिप्लेस होगा और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो OnePlus के जो फ्लैगशिप फोन्स होते थे वो भी शायद आपको इंडिया में उसके लॉन्चेस खत्म होते हुए देखने को मिले। यानी कि OnePlus एज अ कंपनी यहाँ पे ये क्लेम तो ये कर रहा है कि आज के समय में वो इंडिया से नहीं जाने वाला, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि OnePlus जैसी जो कंपनी है वो आने वाले समय में मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया में शायद इतना लंबा टिक पाए। और कंपनी कितना भी क्लेम करती रहे, लेकिन जिस तरीके से हालत ये इंडस्ट्री की चल रही है ना, इस समय कोई भी कंपनी कैसा भी क्लेम करे ना, मैं उसकी बातों को बिल्कुल ही सच नहीं मानूंगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी की बात आज के समय में आंख बंद करके भरोसा मत करना कि वो क्या करने वाले। हो सकता है आज कुछ डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन 6 महीने साल भर बाद कहानी बिल्कुल अलग हो जाए। लिटरली अनसर्टेनिटी लेवल ज्यादा और हर एक कंपनी लिटरली मैं बता रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने पे फोकस कर रही है। और इवन जो वीवो और ओप्पो जैसी कंपनीज अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है। अब ये नहीं पता कि इनका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, लेकिन डेफिनेटली जितना पैसा पिछले साल कमा रही थी इस साल उससे ज्यादा पैसा बना रही है और काफी सारा पैसा रैम कंपनीज को भी यहाँ पर दे रही है। तो लिटरली यहाँ पे ये कहानी चल रही है। और हाँ, इसके अलावा नथिंग से रिलेटेड भी है कि नथिंग भी यहाँ पे बंद होने वाली थी, इस तरीके की न्यूज आ रही थी, ग्लोबल मार्केट से क्विट कर रही है। लेकिन नथिंग ने बोला है कि हाँ वो US, यूरोप और कई सारे मार्केट्स में अभी भी जिंदा रहेंगे और प्रोडक्ट्स निकालेंगे और इंडिया पे डबल डाउन करेंगे। इस साल इंडिया में देखा जाए तो नथिंग का 4A, 4A Pro, 4 भी निकाले, 3 फोन निकाले, लेकिन अगले साल इसी पोर्टफोलियो को डबल करने वाले हैं, यानी कि 6 फोन निकालेंगे। CMF के अंदर अभी भी नहीं पता कि फोन आएगा कि नहीं आएगा और CMF एज एन इंडियन कंपनी बनाई थी, लेकिन उसके अंदर आने वाले समय में जो ईयरफोन्स और जो वॉचेस वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वही देखने को मिलेंगे। और सुनने में आया कि नथिंग वाले अगले साल अपनी कोई स्मार्ट वॉच वगैरह भी निकाल सकते हैं और कोई AI हार्डवेयर या AI प्रोडक्ट पे भी काम कर रही है तो वो भी निकाल सकते हैं। देखो, नथिंग की बात की जाए ना, तो कुल मिलाकर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो नथिंग जैसी कंपनी है ना, भले ही वो चाइनीज नहीं है, वो लंदन बेस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका R&D सेंटर और कहीं ना कहीं उसने जो टेक्नोलॉजीज वगैरह जो यूज करे वो चाइना में ही डेवलप हुई है। लेकिन फिर भी अगर वो कंपनी मार्केट में टिकी रहती है तो एक अच्छी बात रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आपको वैसे इनोवेशन जैसे उसने प्रॉमिस करे थे कि हम कुछ नई चीजें करेंगे, वैसी उम्मीद मेरे को थोड़ी सी कम है नथिंग से आज के समय में कि नथिंग जैसी कंपनी कुछ ऐसा क्रेजी चीज कर देगी। हालांकि
कि रेगुलर फोन ही बनाइए, लेकिन डिजाइन वगैरह में थोड़ा बहुत खेल सकती है। हालांकि जिस एआई वाले प्रोडक्ट के बारे में लोग ऑलरेडी टीज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर वो वाकई में यूजफुल रहा तो एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि नथिंग और सीएमएस जैसे ब्रांड का यहाँ पे क्या रहता है। मेरे को लगता है कंपनी टिकेगी, लेकिन देखने वाली बात है कि इसके प्रोडक्ट्स और इसका मार्केट का जो परसेप्शन रहता है वो यहाँ पे किस तरीके का रहेगा। इवन नथिंग ने भी बोला कि 2027 में ये लोग 2 और नए नथिंग अपने ऑफिशियल स्टोर्स ओपन करने वाला है, जहाँ पे लोग जाके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल सच बात है कि चाइनीज कंपनीज और स्पेशली स्मार्टफोन कंपनीज की हालत धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ी सी खराब होती जा रही है, और अब उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे अपने वैल्यू फॉर मनी फोन्स बनाने के अंदर। और हाँ, यही एक चीज है जिस वजह से चाइनीज कंपनी आज के समय में ज्यादा पैसा बनाने पे फोकस कर रही है, और इसी वजह से इंडस्ट्री में गैप आ गया, स्पेशली अंडर 20,000 रुपीज के सेगमेंट में, जहां पे आज के समय में ये वैक्यूम है जहां पे बाकी नए ब्रांड्स कूद सकते हैं और वहां पे अपना मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। अब देखने वाली बात है कौन सी कंपनी नहीं आती, क्या करती है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी कंपनी आए सही प्राइस पे सही प्रोडक्ट दे, अच्छी सर्विस दे, मार्केट को कैप्चर कर सकती है 20,000 रुपए के अंदर। देखते हैं अब क्या रहता है फ्यूचर इन स्मार्टफोन इंडस्ट्री का। लेकिन ये कुछ लेटेस्ट अपडेट चल रही थी इंडस्ट्री की, सोच आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँ, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊं आपको। बाकी आप लोग क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।